नमस्ते। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। ट्रेडिंग असल में है क्या? एक कला या फिर एक विज्ञान? और हाँ, मशीनें इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल रही हैं? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब ये सवाल सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है ना? इसका जवाब ही तो तय करता है कि दुनिया भर में जो खरबों डॉलर लगे हैं वो कैसे निवेश किए जाते हैं। तो भरोसा किस पर करें? अपनी सूझबूझ पर या फिर उन एल्गोरिदम्स पर जो सिर्फ डेटा की भाषा समझते हैं? अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले पारंपरिक ट्रेडिंग की दुनिया में चलते हैं। मतलब वो दुनिया जहां सारे फैसले इंसान लेते थे। और सच कहूं तो असली समस्याएं भी यहीं से शुरू होती हैं। जरा सोचिए, हम सब इंसान ही तो हैं। और जब पैसा दांव पर लगा हो तो डर और लालच जैसी भावनाएं वो तो हावी हो ही जाती हैं। डर लगता है तो जल्दी बेच देते हैं और लालच आता है तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं। बस इन्हीं भावनाओं के चक्कर में हमारे फैसले भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, बिल्कुल अस्थिर। और तो और हमारा दिमाग एक बार में कितनी ही जानकारी प्रोसेस कर लेगा। बहुत सारी जरूरी बातें, जरूरी पैटर्न तो हमारी नजरों से छूट ही जाते हैं। तो इन्हीं सब मानवीय कमजोरियों का हल निकालने के लिए एंट्री होती है मशीन ट्रेडिंग की। और इसके पीछे का आइडिया पता क्या था? बहुत ही सरल। क्या यह मुमकिन है कि हम ट्रेडिंग के फैसलों से इंसान को पूरी तरह से ही हटा दें? तो सवाल उठता है, ये मशीन ट्रेडिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ डेटा पर आधारित नियमों पर चलते हैं। ये प्रोग्राम खुद ही तय करते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी डर या लालच के। और इन दोनों तरीकों में ना जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ है व्यक्तिगत फैसले और भावनाएं जो आज कुछ और हैं, कल कुछ और दूसरी तरफ हैं डेटा पर टिके हुए नियम जो जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। असल में मशीन ट्रेडिंग का तो पूरा मकसद ही यही है कि इंसानी गलतियों की गुंजाइश ही खत्म कर दी जाए। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि एक मशीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आखिर बनती कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सधे हुए वैज्ञानिक तरीके से होती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक तरह की खोज यात्रा जैसी है। सबसे पहले एक आइडिया आता है कि शायद बाजार में कहीं कोई पैटर्न छिपा है। फिर उस पैटर्न को टेस्ट करने के लिए सालों साल का डेटा खंगाला जाता है। इसके बाद होती है बैक टेस्टिंग। मतलब ये देखा जाता है कि ये आइडिया बीते हुए कल में कितना कामयाब होता। फिर इसे हर तरह से परखा जाता है, ये पक्का करने के लिए कि ये सिर्फ तुक्का तो नहीं है। और जब ये हर टेस्ट में पास हो जाती है, सिर्फ तभी इसे असली बाजार में असली पैसे के साथ उतारा जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। अब ये क्या है? कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो पिछले 5 साल के डेटा पर तो एकदम शानदार काम करता है। पर क्या हो अगर उसने कोई असली पैटर्न नहीं बल्कि सिर्फ उन 5 सालों के इत्तेफाकों को रट लिया हो? बस यही वजह है कि आखिरी जांच पड़ताल इतनी जरूरी है, ये पक्का करने के लिए कि स्ट्रैटेजी आने वाले कल में भी काम करे, सिर्फ बीते हुए कल में नहीं। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई, मशीन ट्रेडिंग से पैसा कमाना मुमकिन ही क्यों है? मतलब अगर बाजार इतने ही परफेक्ट हैं तो फिर ये पैटर्न मिलते कहां से हैं? ये मौजूद ही क्यों है? देखिए, फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत पुरानी थियरी है। वो कहती है कि बाजार में लगातार पैसा बनाना करीब करीब नामुमकिन है। इसके हिसाब से किसी भी स्टॉक की कीमत में उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हकीकत तो ये है कि बाजार कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होते। उनमें हमेशा कुछ ना कुछ छोटी छोटी दरारें, कुछ कमजोरियां मौजूद रहती ही हैं। तो सवाल है कि ये दरारें आती कहां से हैं? और इसका जवाब है, हम इंसानों से। जी हां, हमारा डर, हमारा लालच, यही तो बाजार में पैटर्न बनाते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने कुछ नियम होते हैं, या फिर कोई जरूरी जानकारी सब तक एक ही समय पर नहीं पहुंच पाती। बस मशीन ट्रेडिंग का काम इन्हीं छोटी मोटी कमजोरियों को पकड़ना और उनका फायदा उठाना है। पर रुकिए, एक कामयाब स्ट्रैटेजी बना लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। और वो चुनौती है इस स्ट्रैटेजी को लगातार बदलते बाजार में काम का बनाए रखना। और यहीं पर सबसे जरूरी चीज सामने आती है, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये तय करना कि हर एक ट्रेड पर कितना दांव लगाना है, अपने पूरे निवेश को कैसे अलग अलग जगह बांटना है, और सबसे जरूरी बात, अगर चीजें गलत हों तो नुकसान को कहां पर रोकना है।
क्योंकि इसके बिना दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। देश दुनिया की आर्थिक हालत, नए नियम, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ लगातार बदलता है और इसीलिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए काम करती रहे। तो इस नई दुनिया में एक ट्रेडर का काम भी पूरी तरह बदल जाता है। वो अब सिर्फ खरीदने बेचने के बटन नहीं दबाता, नहीं, वो अब एक साइंटिस्ट की तरह काम करता है। अपने सिस्टम पर नज़र रखता है, उसे और बेहतर बनाता है और हमेशा हमेशा नए मौक़ों की तलाश में रहता है। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेडिंग कला से ज़्यादा एक विज्ञान बनती जा रही है, एक तरह से एल्गोरिदम की जंग बनती जा रही है, तो फिर इसमें इंसानी दिमाग की, उसकी रचनात्मकता की नई भूमिका क्या होगी? क्या पता असली कला अब ट्रेड करने में नहीं, बल्कि ऐसी मशीनें बनाने में हो जो हमसे भी बेहतर ट्रेड कर सकें। है ना एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए। नमस्कार, आइए आज क्वांटिटेटिव मॉडलिंग की दुनिया को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे मैथ और कोड मिलकर वो शक्तिशाली इंजन बनाते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में अरबों डॉलर्स के फैसले लेते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में मैथ्स मार्केट जैसी अनप्रिडिक्टेबल चीज को प्रिडिक्ट कर सकता है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि मार्केट की रैंडमनेस और उसमें छिपे हुए पैटर्न के बीच ये जो एक दिलचस्प खींचतान है, वो आखिर है क्या? तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये इंजन आखिर है क्या। फिर हम इसके डिजाइन को देखेंगे, इसके ईंधन को समझेंगे, यानी मार्केट के पैटर्न, और फिर इसके एडवांस टूल बॉक्स पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब असल दुनिया में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस इंजन को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंसानी भावनाओं या किसी के गट फीलिंग पर नहीं चलता। नहीं, ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक, डेटा पर आधारित नियमों पर काम करता है। यहां अंदाजों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गणित की बात होती है। तो ये क्वांटिटेटिव मॉडल आखिर है क्या? इसे किसी भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम का दिमाग समझिए। मतलब ये वो स्मार्ट प्रोग्राम है जो भारी मात्रा में फाइनेंशियल डेटा को खंगालता है, उसमें से काम के पैटर्न्स और सिग्नल ढूंढता है, और ये सब कुछ ये सिर्फ गणित के आधार पर करता है। और इन मॉडलों का लक्ष्य सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है, इनके मकसद बिल्कुल साफ होते हैं। भविष्य बताने वाले पैटर्न को पहचानना, फ्यूचर प्राइस मूव्स की प्रोबेबिलिटी को मापना, लगातार ट्रेडिंग सिग्नल तैयार करना और सबसे जरूरी आंकड़ों के आधार पर यह साबित करना कि उनकी बनाई रणनीति वाकई काम करती है। अच्छा, तो जब कोई मॉडल बनाने बैठता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला होता है ब्लूप्रिंट चुनने का। मार्केट को देखने के दो एकदम अलग तरीके हैं और ये चुनाव ही तय करता है कि आगे सब कुछ कैसे होगा। यहां हमारे सामने दो मुख्य ब्लूप्रिंट हैं। एक तरफ है क्रॉस सेक्शनल मॉडल। ये एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे बाजार को देखते हैं, मतलब स्टॉक्स की एक दूसरे से तुलना करते हैं। और दूसरी तरफ है टाइम सीरीज मॉडल। ये सिर्फ एक ही स्टॉक को देखते हैं, लेकिन उसके अतीत में जाकर उसके पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। एक तरह से ये बाजार की चौड़ाई और गहराई का विश्लेषण करने जैसा है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तय हो गया, पर अब इस इंजन को चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? क्वांटिटेटिव मॉडलिंग में ये ईंधन होते हैं मार्केट के वो पैटर्न्स जिन्हें मॉडल पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए दो सबसे बुनियादी पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। पहला पैटर्न है मीन रिवर्शन। ये इस सिंपल से आइडिया पर आधारित है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, या कम से कम अपनी औसत कीमत पर लौट आता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग किसी खबर पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये काम कैसे करता है। बहुत सीधा साधा है। मॉडल सबसे पहले एक औसत कीमत तय करता है। जब कीमत उससे बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है तो वो खरीदता है। जब कीमत बहुत ऊपर चली जाती है तो वो बेचता है, और फिर बस इंतजार करता है कि कीमत अपनी औसत पर वापस आ जाए। ये एक अनुशासित, पूरी तरह से नियमों पर आधारित तरीका है। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो मीन रिवर्जन से बिल्कुल उल्टा है, मोमेंटम। ये इस विचार पर आधारित है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो जो जीत रहा है वो जीतता रहेगा। एक मोमेंटम मॉडल असल में मार्केट की लहर पर सवारी करने की कोशिश करता है। ये हाल के प्रदर्शन को मापता है, जो टॉप पर हैं उन्हें खरीदता है और जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बेच देता है। ये सब कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ का फायदा उठाने के बारे में है। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए जरा हुड के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि असली मशीनरी क्या है।
क्वांट मॉडल कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका विश्लेषण मजबूत और भरोसेमंद हो। इसमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है स्टेशनरिटी, यानी स्थिरता। इसे ऐसे समझिए, अगर आप कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके नियम हर मिनट बदल रहे हैं तो आप जीत नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही, अगर डेटा के आंकड़े ही स्थिर नहीं हैं तो कोई भी मॉडल उस पर भरोसा कैसे कर सकता है। और यहीं पर एक बड़ी चुनौती आती है। असल में स्टॉक की कीमतें लगभग हमेशा नॉन स्टेशनरी होती हैं, क्योंकि वो समय के साथ ऊपर ही जाती रहती हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मॉडल कीमतों के बजाय उनके प्रतिशत बदलाव यानी रिटर्न का विश्लेषण करते हैं। इससे उन्हें विश्लेषण के लिए एक स्थिर आधार मिल जाता है। और इसी से एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकलता है, को इंटीग्रेशन। जरा सोचिए कि दो स्टॉक्स एक अदृश्य डोरी से बंधे हुए हैं। वो थोड़े समय के लिए एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, लेकिन आखिर में वो हमेशा एक दूसरे की ओर वापस खींचे चले आते हैं। ये शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पेयर्स ट्रेडिंग जैसी रणनीतियों की नींव है। एक मॉडल बना लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। एक सफल क्वांट के लिए असली चुनौती ये पक्का करना है कि उसका मॉडल असल दुनिया के मुश्किलों का सामना कर सके। और यहीं पे काम आता है कठोर परीक्षण और क्वालिटी कंट्रोल। ये मैट्रिक्स किसी इंजन के परफॉर्मेंस स्पेक्स की तरह है। शार्प रेशो बताता है कि मॉडल जोखिम के बदले कितना रिटर्न दे रहा है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखाता है कि सबसे बुरे वक्त में कितना बड़ा नुकसान हुआ। और इसी तरह विन रेट और प्रॉफिट फैक्टर जैसे मैट्रिक्स मॉडल की ताकत और कमजोरियों की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। और हाँ, इन सब के बाद भी असल दुनिया की चुनौतियां तो हैं ही। सबसे बड़ा खतरा है ओवरफिटिंग, यानी एक ऐसा मॉडल बना लेना जो पिछले डेटा पर तो शानदार काम करे, लेकिन भविष्य में जाके फेल हो जाए। इसके अलावा बाजार का बर्ताव हमेशा बदलता रहता है, डेटा खराब हो सकता है, और हाँ, ट्रेडिंग की लागत आपके मुनाफे को खा सकती है। एक क्वांट ट्रेडर को इन सभी चुनौतियों से हर दिन निपटना होता है। और अंत में इन जटिल सिस्टम का असली मकसद यही है, मार्केट के शोरगुल से काम की जानकारी निकालना और उसे ऐसे सिग्नल में बदलना जिस पर एक्शन लिया जा सके। यही तो है आधुनिक एल्गोरिदम ट्रेडिंग की रीढ़। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारे मॉडल और ज़्यादा ताकतवर और बाजार और ज़्यादा कुशल होते जाएंगे, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मार्केट की हर हलचल का अनुमान लगाया जा सकेगा? या फिर बाजार में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहेगी जिससे कोई भी एल्गोरिदम कभी पकड़ नहीं पाएगा? तो ये सोचने वाली बात है। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं जो वॉल स्ट्रीट को, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स को, हमेशा के लिए बदल रही है, और वो है मशीन लर्निंग। देखिए, ये सिर्फ कोई नया सा टूल नहीं है, ये तो एक क्रांति है जो बाजारों के काम करने के तरीके की नींव हिला रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मशीनें, ये कंप्यूटर बिना हर चीज बताए बाजार का अंदाजा लगाना सीखते कैसे हैं? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक बहुत ही पावरफुल रूप है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले, मशीन लर्निंग है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर को नियम रटाने के बजाय उन्हें सीधे डेटा से सीखने देने का एक तरीका है। वो पुराने उदाहरणों को देखते हैं, उनमें पैटर्न खोजते हैं और बिल्कुल वैसे ही सीखते हैं जैसे हम और आप अपने अनुभव से सीखते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, फिर पुराने और नए तरीकों में फर्क देखेंगे, ये भी जानेंगे कि मशीनें ट्रेड करना सीखती कैसे हैं, कुछ जबरदस्त एआई टूल्स पर नजर डालेंगे, एक बहुत बड़े खतरे से बचने के तरीके समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे ट्रेडिंग के भविष्य की। तो ट्रेडिंग की दुनिया में ये मॉडल समझिए बाजार के नए दिमाग की तरह है। ये ढेर सारा डेटा खंगालते हैं और ऐसे छिपे हुए पैटर्न ढूंढ निकालते हैं जिन्हें कोई इंसान आसानी से देख ही नहीं सकता। इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर ये कीमतों का अनुमान लगाते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल तैयार करते हैं और हाँ, रिस्क को मैनेज करने में भी मदद करते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ये नए तरीके पुराने तरीकों से इतने अलग क्यों हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में ही एक बुनियादी बदलाव है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पुराने पारंपरिक मॉडल थी ना, वो एकदम सीधी लाइन में सोचते थे कि अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। ये समझने में आसान थे, लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स बाजारों के उतार चढ़ाव को नहीं पकड़ पाते थे। वहीं दूसरी तरफ मशीन लर्निंग मॉडल नॉन लीनियर पैटर्न पकड़ सकते हैं। मतलब वो समझते हैं कि बाजार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। वो ज्यादा सटीक होते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी उनका दिमाग एक ब्लैक बॉक्स जैसा हो सकता है, जहां ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे कैसे। ठीक है, तो सवाल अब ये है कि इन मशीनों को हम एक ट्रेडर की तरह सोचना सिखाते कैसे हैं।
चलिए उस प्रोसेस को देखते हैं जिससे ये मॉडल बाजार की भाषा को पढ़ना और समझना सीखते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग और इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, हम मशीन को पुराना डेटा दिखाते हैं और साथ में सही जवाब भी बता देते हैं। जैसे देखो, जब मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ था तब कीमत ऊपर गई थी। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान एल्गोरिदम इन सवालों और जवाबों के बीच का कनेक्शन समझना सीखता है। और तीसरा, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो नए डेटा को देखकर भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। लेकिन इस पूरी सीखने की प्रक्रिया में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, एक सबसे जरूरी चीज, और वो है फीचर इंजीनियरिंग। ये मॉडल को सिर्फ कच्चा डेटा देने के बजाय उसे समझने लायक काम की जानकारी देने जैसा है। तो ये फीचर्स हैं क्या भला? सीधी सी भाषा में ये कच्चे डेटा को काम की जानकारी में बदलने का तरीका है। जैसे कीमत में कितनी तेजी है, उसका औसत क्या चल रहा है, या बाजार में कितनी हलचल है। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी ट्रेडिंग मॉडल की कामयाबी अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि ये फीचर्स कितने अच्छे हैं, ना कि इस पर कि एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर फीचर्स ही बेकार हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल भी फेल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एआई के असली पावर टूल्स की। ये वो 2 एडवांस टेक्निक्स हैं जो आज की स्मार्ट ट्रेडिंग की दुनिया पर राज कर रही हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। इन्हें आप इंसान के दिमाग से प्रेरित समझिए। ये मॉडल एक साथ कई अलग अलग जगहों से आ रही जानकारी को प्रोसेस करने में माहिर होते हैं। वो बाजार के शोर के बीच से भी ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न देख सकते हैं जिन्हें कोई इंसान या कोई सिंपल मॉडल कभी नहीं पकड़ सकता। दूसरी जबरदस्त टेक्निक है क्लासिफिकेशन मॉडल्स। अब ये क्या करते हैं? ये कीमत का एकदम सटीक अंदाजा लगाने के बजाय फैसले लेना आसान बना देते हैं। वो बाजार की हालत को खरीदो, बेचो या अभी कुछ मत करो जैसी सीधी सादी कैटेगरीज में बांट देते हैं। इससे ट्रेडर्स को एकदम साफ सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन जहां इतनी पावर है, वहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और मशीन लर्निंग में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा जाल है ओवरफिटिंग का। ये एक इतनी गंभीर समस्या है कि हर ट्रेडर और डेवलपर को इससे जूझना पड़ता है। तो ओवरफिटिंग का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडल ने इतिहास को रट लिया है, उससे कुछ सीखा नहीं है। वो पुराने डेटा में मौजूद शोर और इत्तेफाक को ही असली पैटर्न मान बैठता है, बजाय इसके कि वो बाजार के असल नियम सीखे। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। एक ओवरफिट मॉडल कागज पर, मतलब बैक टेस्टिंग में एकदम जबरदस्त दिखेगा, लेकिन जैसे ही उसे असली बाजार में उतारा, वो फेल हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अतीत को रटा है, बाजार के असली उसूल नहीं सीखे। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस जाल से बचते कैसे हैं? वो एक बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम तैयार करते हैं। वो क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेटा को कई हिस्सों में बांटकर बार बार टेस्ट करते हैं। सबसे जरूरी है आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग, जिसमें मॉडल को ऐसे डेटा पर परखा जाता है जो उसने ट्रेनिंग में कभी देखा ही नहीं। और वो रेगुलराइजेशन जैसी टेक्निक्स है, मॉडल को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से भी रोकते हैं, क्योंकि अक्सर सिंपल मॉडल ही असली पैटर्न को बेहतर पकड़ते हैं। तो अब आगे क्या? देखिए, भविष्य ऐसा नहीं है कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी। नहीं, भविष्य है दोनों के बीच सहयोग का, दोनों के साथ मिलकर काम करने का। जो सबसे कामयाब तरीका है ना, वो है हाइब्रिड सिस्टम। इसमें होता क्या है कि हम पुराने तरीकों की समझदारी, यानी इकोनॉमिक सेंस और रिस्क मैनेजमेंट को मशीन लर्निंग की जबरदस्त पैटर्न खोजने की क्षमता के साथ जोड़ देते हैं। मतलब इंसान की सूझबूझ और मशीन की स्पीड, दोनों का फायदा एक साथ। और ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। मशीन लर्निंग एक बहुत ताकतवर औजार तो है, पर कोई जादुई छड़ी नहीं है जो मुनाफे की गारंटी दे दे। आर्थिक समझ, अच्छी रिसर्च और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमेशा से थे। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मशीन लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न पकड़ सकती है, कामयाबी के लिए अच्छी फीचर इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, ओवरफिटिंग सबसे बड़ा खतरा है जिससे हमेशा सावधान रहना है, और इंसान और मशीन का हाइब्रिड सिस्टम ही बेस्ट है। ये सब मिलकर क्वांट ट्रेडिंग के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्या हमारे बाजार पहले से ज्यादा सुरक्षित हो रहे हैं या फिर ज्यादा नाजुक? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की और उसके सबसे पावरफुल टूल यानी डेरिवेटिव्स की।
अब ये डेरिवेटिव शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए जैसे ये फाइनेंस की दुनिया का कोई एडवांस्ड पावर टूलकिट हो। ये वो औजार हैं जो मार्केट में पैसा कमाने के बिल्कुल नए रास्ते खोल देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है, क्या पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? मतलब क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मार्केट किधर भी जाए फायदा अपना हो? बस इसी पहेली को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स जैसे टूल्स बनाए गए हैं। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये गेस करना नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। वो तो समझ लीजिए गेम का लेवल 1 है। असली खेल तो इससे कई ज्यादा गहरा और मजेदार है। तो आखिर ये डेरिवेटिव है क्या भला? बहुत सिंपल है। इसे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखिए जिसकी खुद की कोई कीमत नहीं है, बल्कि इसकी कीमत किसी और चीज से जुड़ी है, जैसे कोई स्टॉक, सोना या फिर निफ्टी इंडेक्स। ये बिल्कुल एक परछाई की तरह है। परछाई की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, पर वो असली चीज की हर हरकत को फॉलो करती है। बस वही है डेरिवेटिव। अच्छा, तो ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिए ये टूल्स इतने पावरफुल क्यों हैं? इसके कुछ वजह हैं। पहली, इनके जरिए सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन से नहीं, बल्कि मार्केट में कितनी हलचल है, कितनी उठापटक है, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। दूसरी बात, ये ट्रेडर्स को अपना रिस्क मैनेज करने की कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और हाँ, लेवरेज तो है ही, यानी कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन लेने की ताकत। ठीक है, तो अब इस टूल किट का सबसे पॉपुलर और कह सकते हैं सबसे वर्सेटाइल औजार देखते हैं। इसका नाम है ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन क्या चीज है? सोचिए, ये एक टोकन खरीदने जैसा है। एक ऐसा टोकन जो आपको हक देता है कि आप किसी चीज को एक फिक्स प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन ये आपकी मजबूरी नहीं है। अगर डील फायदेमंद ना लगे तो बस टोकन को जाने दो, कोई जबरदस्ती नहीं। ऑप्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, ये खरीदने का अधिकार देता है। सीधा सा मतलब, अगर लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन काम आएगा। और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, ये बेचने का अधिकार देता है। यानी अगर लगता है कि प्राइस नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन से फायदा होगा। सिंपल, एक तेजी के लिए, दूसरा मंदी के लिए। अब यहां से खेल असली मजेदार होता है। इन टूल्स के साथ ट्रेडर सिर्फ प्राइस की डायरेक्शन पर नहीं, बल्कि मार्केट की हलचल पर और तो और समय के गुजरने जैसी चीजों पर भी दांव लगा सकते हैं। है ना कमाल की बात? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं, बस मार्केट का एक अंदाजा है कि आने वाले समय में किसी स्टॉक में कितनी उठापटक हो सकती है। और पता है, यही वो चीज है जो किसी ऑप्शन की कीमत तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। रूल बड़ा सिंपल है। मार्केट को जितनी ज्यादा हलचल की उम्मीद होगी, ऑप्शंस उतने ही महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बड़े प्राइस मूव का चांस बढ़ जाता है तो ऑप्शन की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। तो ट्रेडर लोग वॉलेटिलिटी पे दो तरह से दांव लगाते हैं। पहली है लॉन्ग वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी। इसका मकसद है कि मार्केट में कोई बड़ा धमाका हो, प्राइस जोर से ऊपर या नीचे जाए, बस फायदा हो जाएगा, दिशा से मतलब नहीं। दूसरी तरफ है शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी। ये इस बात पर दांव है कि मार्केट शांत रहेगा, जैसा सोचा था उससे कम हिलेगा डुलेगा। दोनों के अपने अपने टारगेट हैं और हाँ, रिस्क भी जबरदस्त हैं। वॉलेटिलिटी के अलावा एक और फोर्स है जिस पर ट्रेडर्स बेट लगा सकते हैं, और वो है टाइम, यानी समय। इसे टाइम डीके या थीटा कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बर्फ की सिल्ली पिघल रही हो। जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट पास आती है, हर गुजरते दिन के साथ उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। ये एक ऐसी पावर है जो प्रिडिक्टेबल है और ट्रेडर इसका भी फायदा उठाते हैं। चलिए, अब एक और एडवांस लेवल की टेक्निक पर चलते हैं। ये एक ऐसी कला है जो मार्केट की डायरेक्शन को पूरी तरह से इक्वेशन से ही बाहर निकाल देती है। इसका नाम है डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग। इसे समझना है तो सोचिए जैसे कोई नाव को बैलेंस कर रहा हो, ताकि लहरें किसी भी तरफ से आएं, नाव सीधी रहे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिस पर मार्केट के ऊपर नीचे जाने का कोई असर ही ना पड़े। फिर ट्रेडर का पूरा फोकस किस पर होता है? वॉलेटिलिटी या टाइम डिके जैसे दूसरे फैक्टर्स पर। तो ये काम कैसे करता है? ये पूरा खेल बैलेंसिंग का है। सोचिए एक सीसॉ है, उसके एक पल्ले पर आपने ऑप्शंस रख दिए और दूसरे पर असली एसेट। अब आप दोनों को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मार्केट की छोटी मोटी हलचल से ये सीसॉ एकदम स्टेबल रहे, हिले डुले नहीं। और नतीजा, अब आपका फायदा इस बात से नहीं होता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, बल्कि इस बात से होता है कि उसमें हलचल कितनी है या समय कितनी तेजी से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है, जब इतने पावरफुल फाइनेंशियल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हों तो ऑटोमेशन का रोल और एक सेफ्टी मैनुअल का होना
बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए जरा, क्या कोई इंसान हजारों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके प्राइसेस, उनकी एक्सपायरी डेट्स, इन सब पर एक साथ नजर रख सकता है? नामुमकिन है। यहीं पर मशीनें यानी एल्गोरिदम्स काम आते हैं। ये सिस्टम्स इतने सारे डेटा को सेकंड्स में एनालाइज करके वो मौके ढूंढ निकालते हैं जो इंसानी आंख से तो पक्का छूट जाते। लेकिन इन टूल्स के साथ रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। लेवरेज, जो फायदे को बढ़ाता है, वो छोटे से नुकसान को भी बहुत बड़ा बना सकता है। वोलेटिलिटी में अचानक कोई बड़ा स्पाइक आया तो पूरी स्ट्रैटेजी तबाह हो सकती है। कभी-कभी मार्केट में लिक्विडिटी सूख जाती है। मतलब आपको अपनी पोजीशन से निकलने के लिए खरीदार या बेचने वाला ही नहीं मिलता। और सबसे खतरनाक, अगर आपका मैथ मॉडल ही गड़बड़ है तो फिर नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। तो आज की बातचीत से क्या बातें सामने आईं? पहली, डेरिवेटिव्स मार्केट को एक नए चश्मे से देखने का मौका देते हैं, जहां पैसा सिर्फ डायरेक्शन से नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी और टाइम जैसी फोर्सेस से भी बनता है। दूसरी बात, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक की मीट्रिक है जिससे पता चलता है कि कौन से ऑप्शन सस्ते हैं या महंगे। तीसरी, डेल्टा न्यूट्रल जैसी स्ट्रैटेजीज गेसिंग गेम को ही खत्म कर देती हैं। और हां, इस पूरे खेल में ऑटोमेशन के बिना काम नहीं चलता और रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, जब मशीनें टाइम और वोलेटिलिटी जैसी एब्स्ट्रैक्ट यानी ना दिखने वाली ताकतों पर ट्रेडिंग कर सकती हैं, तो इसका हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के भविष्य के लिए क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर। आइए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की उस अनदेखी दुनिया में चलते हैं, जहां हर मिलीसेकंड का मतलब लाखों का मुनाफा या नुकसान हो सकता है। तो जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वो पुरानी फिल्मों वाला सीन है ना, जहां लोग चिल्ला चिल्ला कर हवा में कागज उड़ाते हुए सौदे कर रहे हैं। खैर, वो सब भूल जाइए। असलियत तो बिल्कुल अलग है। आज का बाजार एकदम खामोश है, पूरी तरह डिजिटल है और अविश्वसनीय रूप से तेज। इतनी तेज कि पलक झपकने से पहले ही करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। और ये सब होता है बड़े बड़े सर्वर फार्म्स में, जहां ताकतवर एल्गोरिदम ही असली खिलाड़ी हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये डिजिटल मार्केटप्लेस है क्या, फिर जानेंगे कि एल्गोरिदम इस खेल में कैसे उतरे। इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की रफ्तार को समझेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर के कुछ छिपे हुए नियमों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्रिप्टो की दुनिया में यह सब कैसे काम करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटप्लेस। देखिए, इससे पहले कि हम एल्गोरिथम की बात करें, यह समझना जरूरी है कि वो किस मैदान पर खेलते हैं। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बाजार के बेसिक नियम क्या हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दिल में होती है ऑर्डर बुक। इसे एक लाइव डिजिटल स्कोरबोर्ड की तरह सोचिए। ये हर पल रियल टाइम में दिखाता है कि कितने लोग किसी शेयर को किस दाम पर खरीदना चाहते हैं और कितने लोग उसे किस दाम पर बेचना चाहते हैं। डिमांड और सप्लाई की असली जंग यहीं पर लड़ी जाती है। और इस जंग में ट्रेडर्स का एक हथियार है लिमिट ऑर्डर। ये एक सीधा सा कमांड है, जैसे मुझे ये शेयर सिर्फ 100 रुपए में ही खरीदना है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये ऑर्डर फिर ऑर्डर बुक में लग जाता है और अपनी बारी का इंतजार करता है, जब तक कि कोई उस कीमत पर बेचने के लिए राजी ना हो। तो एक ट्रेड की पूरी लाइफ साइकिल कैसी होती है? बहुत सिंपल। एक ट्रेडर ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर सीधा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक में जाता है। सिस्टम फटाक से इसके लिए एक मैचिंग खरीदार या बेचने वाला ढूंढता है और ट्रेड पूरा। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और अक्सर तो सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही निपट जाता है। चलिए अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, खेल में एल्गोरिदम की एंट्री। अब जब हम मैदान के नियम समझ चुके हैं तो उन खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इस खेल पर राज करते हैं, यानी एल्गोरिदम। और हां, ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। ये ट्रेडिंग सिस्टम लगातार बिना रुके ऑर्डर बुक को स्कैन करते रहते हैं। क्यों? ताकि कीमतों में होने वाले छोटे से छोटे पल भर के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकें। इनका बस एक ही लक्ष्य होता है, उन मौकों को पकड़ना जिन्हें इंसान देख भी नहीं पाते, समझना तो दूर की बात है। अब इनकी दो बहुत ही कॉमन रणनीतियां हैं और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। पहली है मोमेंटम ट्रेडिंग। इसका सीधा सा फंडा है, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो और ऊपर जाएगी, तो चलो ट्रेंड के साथ बहो और खरीद लो। और दूसरी है मीन रिवर्जन। ये कहती है कि अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा ऊपर या नीचे चली गई है तो वो वापस अपने एवरेज पर जरूर आएगी। तो ये ट्रेंड के खिलाफ दांव लगाती है। तो अब बात करते हैं रफ्तार की। हमारा अगला टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का सबसे तेज, सबसे आक्रामक और शायद सबसे रोमांचक रूप है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसे HFT भी कहते हैं, इसमें सौदे होते हैं मिली सेकेंड्स में, मतलब 1 सेकंड का हजारवां हिस्सा। और जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां तो बात माइक्रो सेकेंड्स तक पहुंच जाती है, यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। ये इतनी तेज रफ्तार है कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि इतनी रफ्तार आती कहाँ से है? इसके लिए चाहिए खास हथियार, मतलब अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर, ऐसी डेटा फीड्स जो बाकियों से पहले खबर दें, और सबसे ज़रूरी को-लोकेटेड सर्वर्स। इसका मतलब है कि कंपनियां अपने सर्वर्स सीधे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर लगा देती हैं। क्यों? ताकि डेटा को तार से गुजरने में जो कुछ नैनो सेकेंड्स लगते हैं, वो भी बचाए जा सकें। यहाँ हर नैनो सेकेंड की कीमत है। अगला हिस्सा है माइक्रो स्ट्रक्चर के छिपे हुए नियम। देखिए, इस खेल में सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं है। ट्रेडर्स को बाजार की उन छोटी छोटी लागतों और नियमों को भी समझना होता है, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरा का पूरा मुनाफा खत्म कर सकती हैं। बात सीधी सी है, एक बहुत अच्छी जीतने वाली स्ट्रैटेजी भी बेकार हो सकती है अगर उसे अंजाम देने की लागत बहुत ज्यादा हो। सोचिए, अगर हर ट्रेड पर छोटे छोटे चार्ज लगते रहें, तो सारा मुनाफा तो उन्हीं में चला जाएगा, है ना? जीतने वाली बाजी भी हार में बदल सकती है। तो आखिर ये लागतें हैं क्या? पहली है बिड आस्क स्प्रेड। ये खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का बहुत छोटा सा अंतर होता है, जो हर ट्रेड पर आपकी जेब से जाता है। दूसरी है स्लिपेज, मतलब आपने एक कीमत पर ऑर्डर डाला, लेकिन सौदा होते होते मिलीसेकंड में कीमत थोड़ी सी बदल गई। और तीसरी है मार्केट इम्पैक्ट। ये तब होता है जब आपका ऑर्डर इतना बड़ा हो कि वो खुद ही मार्केट की कीमत को ऊपर नीचे कर दे। और अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, क्रिप्टो का एल्गोरिदमिक प्लेग्राउंड। वो सारे कॉन्सेप्ट्स जिनकी हमने बात की, रफ्तार, स्ट्रैटेजी, माइक्रोस्ट्रक्चर, ये सब अब एक बिल्कुल नए और बेहद वॉलेटाइल बाजार में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट एल्गोरिदम के लिए जन्नत जैसा क्यों है? पहली बात, यहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी, ट्रेडिंग 24 घंटे 7 दिन चलती है, कभी रुकती ही नहीं। तीसरी, अलग अलग एक्सचेंजों पर एक ही कॉइन की कीमतें अलग अलग होती हैं। और चौथी, बाजार में अक्सर ऐसी कमियां रह जाती हैं जिनका फायदा उठाने के लिए एल्गोरिदम हमेशा तैयार रहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आर्बिट्रेज। इसे ऐसे समझिए, एक एल्गो देखता है कि बिटकॉइन एक एक्सचेंज पर $60,000 का है और ठीक उसी वक्त दूसरे एक्सचेंज पर $60,050 का। तो वो क्या करेगा? वो पलक झपकते ही पहले एक्सचेंज से खरीदेगा और दूसरे पर बेच देगा, और इस छोटे से कीमत के फर्क से बिना किसी रिस्क के मुनाफा कमा लेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज की मॉडर्न ट्रेडिंग सिर्फ ये अंदाजा लगाने का खेल नहीं है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। नहीं, अब ये बाजार की मशीनरी को समझने, हर छोटी सी लागत का हिसाब रखने और रफ्तार का सही इस्तेमाल करने के बारे में है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो, जीत के नियम अब माइक्रोस्ट्रक्चर से लिखे जाते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम और भी स्मार्ट और भी तेज होते जाएंगे, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स का भविष्य कैसा होगा? टेक्नोलॉजी की ये रेस दुनिया को कहाँ ले जा रही है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के बाजारों की शक्ल तय करेगा।